हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल पर। घटना चक्र करंट अफेयर क्विज सीरीज में, जो कि घटना चक्र वार्षिक का शॉर्ट फॉर्म यानी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में विथ एक्सप्लेनेशन है, उसका अगला पार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 27 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा उत्तर प्रदेश के बदायूं में उद्घाटित HPCL का संपीड़ित बायोगैस संयंत्र CBG में कितनी MTPD चावल के भूसे की प्रसंस्करण क्षमता है? तो इसका है 100। तो बदायूं CBG संयंत्र के बारे में देखेंगे तो उद्घाटन का हुआ 27 जनवरी 2024 को हुई। और किसके द्वारा हुआ, यानी उद्घाटनकर्ता कौन थे? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी थे। और संबंधित प्रदेश कौन है? तो ये है उत्तर प्रदेश है। बनाया गया HPCL के द्वारा। प्रसंस्करण जो क्षमता है वो है 100 MTPD चावल के भूसे की। यह संयंत्र उत्पन्न कर सकता है 65 MTPD ठोस खाद के साथ 14 MTPD CBG। इस संयंत्र की निर्माण की जो लागत राशि है 133 करोड़ लगभग है निर्माण की लागत राशि। आगे देखते हैं, यह संयंत्र विस्तारित किया जाएगा लगभग 50 एकड़ में। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी कोचिंग सेंटर के विनियमन हेतु दिशा निर्देश 2024 में कोई भी सेंटर कितनी उम्र से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा? तो ये है 16 वर्ष। तो 16 वर्ष के जो कम होंगे उनका नामांकन नहीं किया जाएगा। अब ये नियम आ गया है। कोचिंग सेंटर के विनियमन हेतु दिशा निर्देश जारी हुए हैं 2024। किसने जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी हुआ है। और कब जारी हुआ? जनवरी 2024 में हुआ। दिशा निर्देश के अनुसार अब कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। दिशा निर्देश में विशेष बल दिया गया है विद्यार्थियों का नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद किए जाने हेतु। ये दिशा निर्देश बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं ये भी हम देखेंगे। तो 12वीं के बाद JEE NET CLAT जैसे प्रवेश परीक्षा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले जो कोचिंग सेंटर है, तो जो हम लोग जानते हैं नीट हो गया हमारा, और CLAT का एग्जाम एक होता है CLAT, ये ऐसी जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उनके एग्जाम के लिए बनाया गया है। कोचिंग सेंटर के नियुक्त नहीं कर सकते हैं स्नातक स्तर से कम योग्यता वाले शिक्षक को। अब यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए जो भी शिक्षक पढ़ाने वाले होंगे। आगे है, कोचिंग केंद्रों को निर्देशित किया गया है कि वे अभिभावकों और विद्यार्थियों को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी ना दें। तो बहुत सारे आप देखते होंगे कि हम आपको 99% लाएंगे एग्जाम में, तो ये सब सारे विज्ञापन ये सब नहीं देना है, भ्रामक वादा नहीं करना है, ये सब चीज़ें हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ये है 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की। तो इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। आगे देखते हैं, हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। कब हुआ? तो 25 जनवरी 2024 को हुआ। उद्घाटित एवं शिलान्यास की गई जो परियोजनाओं की लागत राशि 19,100 करोड़ रुपए से अधिक है। और ये परियोजनाएं संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं परियोजनाएं? तो रेल, सड़क, तेल एवं गैस और शहरी विकास एवं आवास जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से। राष्ट्र को समर्पित किया डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के मध्य 173 किलोमीटर लंबी विद्युतीकृत डबल लाइन खंड। तो इसको ध्यान रखना है कि न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के मध्य 173 किलोमीटर लंबी यह नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है DFC खंड संपर्क स्थापित किसके बीच करेगा? तो पश्चिम और पूर्वी DFC के मध्य में। खंड की जो विशेषता होगी उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो खंड की जो विशेषता है वो है उच्च विद्युतीकरण के साथ 1 किलोमीटर लंबी डबल लाइन रेल सुरंग, जो विश्व में अपनी तरह की पहली सुरंग होगी। इस सुरंग को डिजाइन किया गया है डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों को निर्बाध रूप से चलाने हेतु। उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? इंडियन ऑयल की टुंडला गावारिया पाइपलाइन के द्वारा है। लागत राशि लगभग 700 करोड़ रुपए और लंबाई कितनी है? 255 किलोमीटर है। निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 23 जनवरी 2024 को देश भर में पराक्रम दिवस मनाया गया। आप लोग को पता होगा सुभाष चंद्र बोस
की जयंती जो होती है वो होती है पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। और केंद्र सरकार द्वारा 2018 में इस दिवस को मनाने की घोषणा किया गया, तो ये गलत है। ये कब घोषणा हुई थी? 2021 में हुई थी। आगे देखते हैं इसके बारे में। पराक्रम दिवस 2024 के बारे में देखेंगे तो कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी 2024 को मनाया जाता है। तो किस उपलक्ष्य में? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा किया था। ठीक है, आगे देखते हैं और इससे जो संबंधित तथ्य हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखते हैं। जन्म जो हुआ था 23 जनवरी 1897 में। वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने वर्ष 1920 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। वर्ष 1939 में उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना अगर पूछे किसके द्वारा किया गया था तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। द इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखी गई थी? इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उसका नाम द इंडियन स्ट्रगल। तो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें इसमें हैं। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। 1939 में त्रिपुरी जो अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। और 1920 में सिविल सेवा परीक्षा। और 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और द इंडियन स्ट्रगल, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी। सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला जो पॉइंट है, 23 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, जो कि बिल्कुल सही पॉइंट है। और इसके अलावा इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। दोनों पॉइंट सही है। इसके अलावा आप देखे होंगे कि कई लोगों को मिला है अभी। तो देखते हैं इसके बारे में। 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया जाएगा। 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। वह 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। वह पहली बार जो दिसंबर 1970 से जून 1971 तक तथा दूसरी बार 1977 से जून से अप्रैल 1979 तक मुख्यमंत्री रहे थे। इससे पहले वो बिहार के शिक्षा मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनके बारे में सारे तथ्य हमें पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षक थे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और इसके अलावा क्या हमें पता, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने हैं, 2 बार सीएम भी बने हैं। इसके अलावा ये बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और इनको जन नायक के नाम से जाना जाता है। नहीं, प्रसिद्ध किस नाम से? जन नायक। आगे देखते हैं। जनवरी 2024 में प्रमुख वैश्विक विमानन सम्मेलन विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजन हुआ? तो ये हैदराबाद में हुआ। कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में हुआ था। और देखते हैं इसके बारे में। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हुआ। तो प्रमुख वैश्विक विमानन सम्मेलन है, कब हुआ? 18 से 21 जनवरी 2024 के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? बेगम पेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। किसके द्वारा हुआ? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा, नागर विमानन मंत्रालय तथा हिक्की के सहयोग से। मुख्य विषय इसका क्या था? कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन द अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन एट 2047। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। इससे संबंधित और भी जो जीके हो सकता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं संजीव कुमार हैं। आगे देखते हैं। 16 जनवरी 2024 को जारी स्टार्टअप्स रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। यह रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। तो ये गलत है। आगे देखते हैं। इसमें श्रेणी 1 इस राज्यों में गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु को बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्टेटस स्टार्टअप फ्रेमवर्क 2022 जारी हुई। कब हुई? 16 जनवरी 2024 को ही। किसके द्वारा हुई? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें
बात करेंगे तो इसके परिणाम की बात करें तो पुरस्कार विजेता राज्य केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार है। श्रेणी ए की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक जिसमें होगी उसकी बात की जाएगी। श्रेणी पुरस्कृत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो बेस्ट परफॉर्मर था 1 करोड़ से अधिक, श्रेणी ए जिसको बनाया गया है गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। टॉप परफॉर्मर रहा है महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना। लीडर कौन है? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। एक्सपायरिंग लीडर कौन है? बिहार और हरियाणा। उभरते इकोसिस्टम छत्तीसगढ़, दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर। श्रेणी बी की बात करें तो इसमें 1 करोड़ से जो कम जनसंख्या है, बेस्ट परफॉर्मर है उसमें हिमाचल प्रदेश और टॉप परफॉर्मर है अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय। लीडर गोवा, मणिपुर तथा त्रिपुरा। एक्सपायरिंग जो लीडर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नागालैंड। उभरते इकोसिस्टम की बात करें तो चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख, मिजोरम, पुडुचेरी और सिक्किम। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। तो 12 से 16 जो है जनवरी 2024 के मध्य यह आयोजन कहाँ हुआ? गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित हुआ, जो कि गलत है, ये नासिक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नासिक महाराष्ट्र में हुआ था, तो पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस महोत्सव की जो थीम रही सक्षम युवा समर्थ भारत विकास भारत @2047 युवा के लिए युवा के द्वारा, तो ये दूसरा पॉइंट सही है। इसके बारे में देखते हैं। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में देखते हैं। तो 12 से 16 जनवरी के मध्य हुआ था, नासिक महाराष्ट्र में हुआ। और किसके द्वारा हुआ? युवा खेल मंत्रालय एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से हुआ। थीम क्या रही? सक्षम युवा समर्थ भारत विकसित भारत @2047 युवा के लिए युवा के द्वारा। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ। यह महोत्सव स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ। और इसका उद्देश्य क्या रहा? इसका उद्देश्य देश के युवाओं को एक मंच प्रदान करना ताकि उन्हें विभिन्न गतिविधियों द्वारा अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सके। इससे संबंधित और भी जो हो सकता है संबंधित तथ्य, गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1995 में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो 1995 से इसका आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव पहली बार वर्ष 1995 में भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। आगे देखते हैं। 15 जनवरी 2024 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा एक वाहन एक फास्टैग पहल का शुभारंभ किया गया। अपूर्ण KYC किस तिथि के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे? तो होगा 31 जनवरी 2024 के बाद। आगे देखते हैं इसके बारे में। एक वाहन एक फास्टैग क्या चीज़ है? पहल। तो 15 जनवरी 2024 को ये शुभारंभ किया गया। शुभारंभकर्ता कौन है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। यह पहल शुरू की गई है किसके द्वारा? किस लिए? इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही सुविधा प्रदान करने के लिए। आगे देखते हैं पहल का उद्देश्य। कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग उपयोग अथवा एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जोड़ने जैसे उपयोगकर्ताओं के व्यवहार को हतोत्साहित करना। विशेष तथ्य की बात करें तो इसमें बकाया धनराशि वाले अपूर्ण KYC वाले फास्टैग 31 जनवरी 2024 के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे। आगे देखते हैं इसके में। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड किस राजमार्ग पर स्थित है? तो ये है NH66 पर। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड, तो 13 जनवरी 2024 को उद्घाटन हुआ। इसको उद्घाटनकर्ता कौन है? नीति आयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी SNT के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत। यह स्टील स्लैग रोड खंड स्थित कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH66 मुंबई से गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित किया गया है। किसके द्वारा? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI। और इसे बनाया गया NH
66 मुंबई गोवा के इंदापुर पनवेल खंड पर 1 किलोमीटर लंबे 4 लेन स्टील स्लैग रोड खंड का निर्माणकर्ता कौन है? JSW स्टील। आगे देखते हैं। जनवरी 2024 में उद्घाटित अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नहावा सेवा अटल सेतु के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो सही गलत वाला बताना है हमें। तो 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में इस सेतु का उद्घाटन किया, सही पॉइंट है। इस पुल का निर्माण लागत 17,810 करोड़ रुपए से अधिक है, सही है। 6 लेन वाले इस पुल की लंबाई 21.8 किलोमीटर है, तो 21.8 किलोमीटर है, जो कि सही है। और यह पुल भारत का दूसरा सबसे लंबा ये पुल है, जो कि गलत है। इसके बारे में देखते हैं, जो कि ये दूसरा नहीं है, पहला है, तो फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। अभी इसके बारे में देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नावा सेवा अटल सेतु उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को हुआ। उद्घाटन स्थल कहाँ? नवी मुंबई। उद्घाटन करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निर्माण लागत 17,840 करोड़ रुपए से अधिक। पुल लेन है 6 लेन का, और पुल की लंबाई की बात करें तो 21.8 किलोमीटर, समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और ज़मीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर। और इस सेतु का पहले नाम क्या था? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, MTHL। इस पुल की जो आधारशिला रखी गई थी दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। विशेष तथ्य की बात करें, यह भारत का सबसे लंबा पुल और देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा पुल भी है और देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। आगे देखते हैं। जनवरी 2024 में 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने की उपलब्धि हासिल करने के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 12 जनवरी 2024 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने की उपलब्धि हासिल की, जो कि बिल्कुल सही है। पिछले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान ही 1607 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है 14 जनवरी 2024 तक वर्ष 2023-24 के दौरान 8.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, तो ये गलत पॉइंट है। तो इससे ज़्यादा बनाए जा चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग। 4.8 करोड़ आयुष्मान कार्डों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर है, तो सही है। और ये सी वाला पॉइंट इसमें गलत है। इसके बारे में देखते हैं। 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने की उपलब्धि, यह उपलब्धि हासिल की गई कब? 12 जनवरी 2024 को उपलब्धि हासिल की गई है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY। आगे देखते हैं। योजना जो कार्यान्वित हुई किसके द्वारा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा। योजना का लक्ष्य क्या है? 12 करोड़ लाभार्थी परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना। पिछले 2 वित्तीय वर्ष में बनाए गए आयुष्मान कार्डों की जो संख्या है 1607 करोड़ से अधिक है। और 14 जनवरी 2024 तक वर्ष 2023-24 में बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या है 7.5 करोड़ से अधिक। प्रति मिनट लगभग 181 आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई विकासशील भारत संकल्प यात्रा के दौरान बनाए गए आयुष्मान कार्डों की जो संख्या 2.43 करोड़ से अधिक है। और 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए आयुष्मान भव अभियान के दौरान बनाए गए आयुष्मान कार्डों की जो संख्या है 5.6 करोड़ से अधिक है। और सबसे अधिक संख्या में जो आयुष्मान कार्ड बनाने वाले जो 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश जो है टॉप पे है, 4.8 करोड़ है। मध्य प्रदेश पे दूसरे पे आता है, 3.8 करोड़ है। और महाराष्ट्र है 2.4 करोड़। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है? 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में कितने PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? तो ये है 928 स्कूलों का। कितना है? 928। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो PM श्री स्कूलों का जो शुभारंभ है 4 जनवरी 2024 को हुआ। शुभारंभ स्थल क्या है? लखनऊ। शुभारंभ किया गया केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। शुभारंभ किए गए PM श्री स्कूलों की संख्या 928 है। प्रथम चरण में PM श्री योजना में शामिल 928 सरकारी स्कूलों में शामिल हैं। 81 केंद्रीय जवाहर नवोदय जो विद्यालय होते हैं उनको शामिल किया गया है।
तो घटना चक्र जो वार्षिक करंट अफेयर है उसका हम लोग कर रहे हैं, और ये इसके सीरीज में हम लोग लगातार अब चलेगी। और इसके अलावा और भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी टाइम टाइम पे, और जो कि आपके जो आगामी एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस आरओ और इसके अलावा जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है और रेलवे का एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप लोग इसको देखते रहिए, और इसको आपको PDF मिलेगी बहुत जल्दी। और आप लोग को अगर चैनल अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए आज का सेशन यहीं बिंद करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।